वीडियो का चौथा हमारा है क्लास 8 का 19 चैप्टर। ठीक है, इसमें आज का टॉपिक हमारा है वायु प्रदूषण रोकने के उपाय। क्या क्या हम कैसे क्या करें कि वायु प्रदूषण रुके। तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल रहित जो गाड़ी है उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे, वो नहीं चलनी चाहिए। अब हम लोग को सीएनजी पर आना चाहिए गैस, जिसकी हमारा ऐसा गैस होता है जो कि तुरंत यानी जल जाते हैं और उसके से धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, तो सीएनजी मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कहता आपको पता होगा कि दिल्ली सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाला शहर था। ठीक है, किंतु कुछ वर्षों के अथक प्रयास से वहाँ के वाहनों में सीएनजी का उपयोग होने लगा और आज दिल्ली में पहले की अपेक्षा कम प्रदूषण है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो गाड़ियाँ चलती है वो सीएनजी है। यूपी में भी देखेंगे बहुत सीएनजी है और बिहार में सीएनजी का उपयोग धीरे धीरे लाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे आता है, समझिए, क्योंकि यहाँ पर लोग भी क्या होते हैं ना कि नए जो चीज़ को पुराने चीज़ को बेच करके नया खरीदना नहीं चाहते हैं। कहते हैं जैसे जितना घिस रहा है घिसने दो, जब तक चल रहा है चलने दो। ऐसे ही सोच व्यवस्था बिहार में है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो तो तुरंत सीएनजी पेट्रोल डीजल को हटा करके सीएनजी को अपनाया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सीएनजी को उपयोग करके, वाहनों को अच्छी हालात में रखने से अथवा ईंधन रहित वाहन चलाने से। ठीक है, घरों में धुआं रहित चूल्हा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऊर्जा का प्राप्ति के लिए ऐसे साधनों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे वायु प्रदूषण कम हो। जैसे कि हम लोग चूल्हा पर नहीं खाना बना करके गैस का उपयोग करने चाहिए। ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों में सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, ज्वारीय समझ तो ये समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं, ये प्रमुख है। अगर ये सब हम लोग यूज करने लगेंगे या हाइड्रो पावर प्लांट यानी कि जो पानी से विद्युत बनती है उसको यूज करेंगे तो भी हमारे क्या होंगे, वायु प्रदूषण कम होंगे। जैसा कि आप जान चुके हैं कि स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य विषैली गैसें निकलती है जो वायु को प्रदूषण करते रहते हैं। ठीक है, अतः इंजनों में ऐसी व्यवस्था हो कि ईंधन का पूर्णतः दहन हो जाए, यानी कि जो अगर देखिए पेट्रोल और जो डीजल है अगर पूरा जल जाए ना तो धुआं नहीं निकलेगी। जब धुआं नहीं निकलेगी तो हम कह सकते हैं कि पूरा जल जा रहा है और उस तरह से वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। लेकिन पेट्रोल और डीजल पूरा जल ही नहीं पाते हैं, तो थोड़ा मात्रा में उसके से धुआं निकलते ही हैं। इसी कारण से हमारे अभी भी पेट्रोल और डीजल से क्या हो रहे हैं, वायु प्रदूषण हो रहे हैं। इसके अलावा गाड़ियों जो गाड़ी होती है तो गाड़ियों में उत्प्रेरक परिवर्तक लगाने चाहिए। यह एक विशेष प्रकार का संयंत्र होता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि जलवाष्प और नाइट्रोजन में परिणत किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ऐसा कुछ यंत्र लगा दे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो विषैला गैस है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसको हटा करके इक्वेशन बदल दे, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दे, तब ये कहेंगे कि ये धीरे धीरे फिर भी ठीक है, उतना गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड में ना बदला गया, कार्बन मोनोऑक्साइड ही छोड़ दिया गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ही छोड़ा गया NO2, तो पता है बहुत ज़्यादा नुकसान होगी हमारे वातावरण को। परंतु ऐसा करके भी हम प्रदूषकों को पूर्णतः रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक रोक सकते हैं। अतः इसके लिए न्यूनतम उपयोग और सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है कि अगर आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जानी है तो आप साइकिल का जरूर प्रयोग कीजिए, यानी गाड़ी का प्रयोग न करके साइकिल का प्रयोग किया कीजिए। कहता है वायु प्रदूषण रोकने या उसे कम करने में वृक्षों का बहुत बड़ा हाथ होता है। वायु प्रदूषण को रोकना हो या उसको कम करना है तो वृक्ष लगाइए, तो उससे क्या होगा, रुक जाएगा। कैसे, अगर CO2 में बना देंगे तो CO2 कौन ले लेगा, वृक्ष, और वृक्ष लेकर के उसको ऑक्सीजन में बदल देगा, तो ये फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए कहता है वायु प्रदूषण को रोकने में या उसको कम करने में वृक्षों का बहुत बड़ा हाथ होता है। 1 हेक्टेयर में लगे पेड़ साल भर में 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। 1 हेक्टेयर में अगर लगा पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 साल में क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और 2 टन ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं।
3 टन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और 2 टन ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। अतः बड़ी संख्या में लगे पेड़ वायुमंडल की CO2 का उपयोग करके पौधा घर प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं। सदा हम हरे रहने वाले घनी पत्तियों वाले ऐसे पेड़ लगाए जाए जो फैक्ट्री के प्रदूषण को आसानी से नष्ट ना हो। ऐसा ना कि फैक्ट्री के प्रदूषण से नष्ट हो जाए, ऐसा पौधों नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, वो लगा जो कि प्रदूषण से नष्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित कर सके। ठीक है, ऐसे लगाने से क्या होंगे कि हमारे जो वायुमंडल है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की खपत वो ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित करवा देंगे। अब जुलाई माह में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाए जाते हैं। कब? जुलाई में। क्योंकि जुलाई में इसलिए कि जुलाई में मानसून आ जाते हैं। मानसून मतलब कि वर्षा होना शुरू हो जाता है। जब वर्षा होना शुरू होगा तो जब हम लोग वन लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो हमको उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसके अंतर्गत वृक्षारोपण किया जाता है। यानी कि जो वन महोत्सव मनाते हैं इसके अंतर्गत क्या करते हैं? वृक्ष रोपते हैं। अब हम लोग को नया टॉपिक पढ़नी है जल प्रदूषण। अभी हम लोग पढ़ रहे थे वायु प्रदूषण के बारे में, अब पढ़नी है जल प्रदूषण। पिछली कक्षा में आपने गंदे जल का निपटान पढ़ा होगा, किस प्रकार से हम गंदे जल को निपटान करते हैं। जल एक बहुत बड़ा संसाधन है। जल हमारे लिए मूलभूत आवश्यकता है, हमारे लिए बहुत ज़रूरत होती है जल। आप एक सूची बनाइए और बताइए कौन कौन से काम के लिए इतनी आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता किसकी? जल की। तो कपड़ा धोने से, नहाने से लेकर के, खाना बनाने से लेकर के हर जगहों पर क्या होती है? जल की आवश्यकता होती है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किए गए दैनिक कार्य या नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाने और अन्य कामों में जैसे उद्योग धंधों, खेतों की सिंचाई में जल का उपयोग के बाद जल क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। क्या इन उपयोगों के बाद जल का गुणवत्ता पहले की ही तरह रहेगी? ऐसा बात तो नहीं है। जब उपयोग कर लेंगे तो जल में क्या होगी? गंदगी आ जाएगी। क्या उसे आप या हम पी सकेंगे? नहीं। उत्तर होगा नहीं, ऐसा हम नहीं पी सकते हैं क्योंकि वो गंदा हो चुका होगा। अतः जब भी हम वाहित मल, विषैले रासायनिक पदार्थ, यहाँ तक कि साबुन या डिटर्जेंट वाली झाग इसमें मिल जाती है तो इसके रंग और गंध भी क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि जब गंध बदल जाते हैं तो समझिए कि जल क्या होंगे? प्रदूषित हो गए। स्वच्छ जल सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होते हैं। स्वच्छ जल होते हैं ना, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होते हैं। किंतु जब स्वच्छ जल के स्रोतों में ऐसी बाहरी पदार्थ मिल जाते हैं जो इसके गुणों में परिवर्तन ला देते हैं, इस्तेमाल करने वाले को के लिए हानिकारक बना देते हैं, वह जल प्रदूषण कहलाता है। यानी बाहरी पदार्थ ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि जो पानी का, जो जल का जो गुणवत्ता था उसमें बदलाव आ जाए, उसमें परिवर्तन आ जाए, तो समझिए कि जल क्या हो गई? प्रदूषित हो गई। जैसे निरंतर बहने वाली नदियों में शहरी कूड़ा करकट, गंदे पानी को छोड़ना, ये प्रदूषण का मुख्य कारण है। ठीक है, जो भी शहर है, बड़ी बड़ी शहर है, वो सब के सब नदियों के किनारे ही बसे हैं और इसलिए नदी का पानी क्या हो रही है? प्रदूषित होते जा रही है। क्रियाकलाप में आप समझिए कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के नमूनों को एकत्रित कीजिए और इसकी गंध, रंग, अम्लीयता, क्षारीयता, कठोरता की तुलना जरूर कीजिएगा। नल का जल, तो नल का जल में गंध मिलेगा प्लास्टिक के जैसा। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक जो है ना, वो जो टंकी है प्लास्टिक का होता है। जब प्लास्टिक गर्म हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा स्मेल आ जाता है। जैसे आप देखिएगा, आपको नहीं पता चलता होगा क्योंकि बड़ी है। एक प्लास्टिक का बॉटल ले लीजिए और उसमें पानी भर करके धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद आप उसे पीजिएगा नहीं, प्लीज़। पीजिएगा तो उसे माइक्रो प्लास्टिक का आपके शरीर में चला जाएगा। सिर्फ उसको सूंघिएगा तो आपको बोतल के जैसा सूंघा मतलब कि स्मेल आएगा। ठीक है, रंग में थोड़ा थोड़ा बदलाव, जैसा बोतल उस तरह का रंग में बदलाव भी आ सकती है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिएगा। ठीक है, अच्छा, अम्लीय भी होंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर बॉटल में तो उतना अम्लीय तो नहीं कहिएगा, लेकिन थोड़ा सा नमक के जैसा मतलब लगता है। ठीक है, कौन? नल का पानी। तो हम लोग क्या करते हैं? उसको प्यूरिफाई करके हम लोग पीते हैं। चापाकल का जल, इसी प्रकार से तालाब, कुएं, रस, ठीक है, स्थानीय नदी का जल पीजिए, गंगा जल का पीजिए, झील का जल पीजिए। ऐसे करके आप लोग को यहाँ पर देखना है।
अब देखिए यहाँ पर कुछ जल का एक विलक्षण पदार्थ है, उसका ध्यान रखिएगा। जो जल के लिए बात कही जा रही है, ये सब किसके लिए? जल का गुण, जल के बारे में बताया जा रहा है। तो पहले जल का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, H2O। अगर जल बर्फ बना है या पानी बना है या फिर जलवाष्प बना है, सभी के लिए उसका सूत्र एक ही होगा और वो होगा H2O। इसका अणुभार 18 ग्राम होता है। कैसे समझिए, हाइड्रोजन का 1 होता है तो हाइड्रोजन है 2 गुना 1, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 है इसलिए 2 गुना 1। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। ये अणुभार कह रहा है, अणुभार मतलब 1 मोल का, यानी 1 मोल, ठीक है, 1 मोल H2O का वेट ले रहा है कितना? 18 ग्राम। घनत्व इसका होता है 1 ग्राम पर cc, यानी 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में है, यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 ग्राम पानी रहता है, ठीक है। घनत्व इसका होता है। गलनांक इसका 0 डिग्री पर गलने भी लगता है और 0 डिग्री पर ये फ्रीजिंग भी होता है। क्वथनांक इसका होता है 100 डिग्री। क्वथनांक मतलब कि जो स्टीम बनता है यानी कि वाष्प बनता है, 100 डिग्री पर ये में क्या होता है? वाष्प बन के उड़ने लगता है। इसकी गुप्त ऊष्मा 2 तरह के होते हैं, एक तो आपका होता है बर्फ़ के लिए और एक होता है पानी के लिए। बर्फ़ जब होता है तो उसके लिए आपका हो गया 80 कैलोरी पर ग्राम, लेकिन जब यहाँ देखते हैं 539 होता है, 540 लगभग होता है, यहाँ 536 दिया है, ठीक है। ये आपका वाष्प के लिए, यानी कि जब जल पानी से वाष्प बनने लगते हैं तो पूरा एक तो सारे पानी वाष्प नहीं बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे, तो उस वक्त फेज चेंज होता है तो हम लोग उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। यानी कि जैसे सोचिए एक आप बर्फ़ ले लीजिए, बर्फ़ को हम गर्मी देते हैं तो ये पिघलने लगेगा, पानी बनने लगेगा। अचानक से पूरे बर्फ़ तो पानी नहीं बदलेगा, थोड़ा सा टाइम लगते हैं। तो ये जो आपका जब तक बर्फ़ है तब तक इसकी टेम्परेचर 0 डिग्री है, लेकिन हम यहाँ से हीट दे रहे थे तो हीट आखिर बताइए, हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर में बदलाव आनी चाहिए, लेकिन अगर टेम्परेचर में बदलाव नहीं आई तो हम लोग कहते हैं ना कि हीट नहीं आया। लेकिन तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन हीट में कोई बदलाव नहीं, तो आखिर हीट गया कहाँ? तो हीट गया बर्फ़ से पानी बनाने में, फेज को चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड बनाने में। तो इसी ऊष्मा जो एक्स्ट्रा जो इसमें जा रही थी, इसी को कहते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो बर्फ़ का गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। वही जब हम लोग चलते हैं वाष्प का तो उसका होता है 536 यानी 540 कैलोरी पर ग्राम। इसके गुण होते हैं कि सर्वोत्तम विलायक, सभी को घुलाने की क्षमता रखती है। सभी को लगभग ये क्या करते घुलाते हैं, पत्थर को नहीं, मतलब समझिए कि और सब चीज़ में सबसे ज़्यादा घुलाने की क्षमता जल को ही होती है। जल प्रदूषण होती कैसे, अब इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जल वह प्राकृतिक उपहार है जिसका कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए आपने जगह जगह लिखा हुआ पढ़ा होगा, जल ही जीवन है। मनुष्य को जिस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है वह जल ही है, और उसमें भी ताज़ा और मीठा जल। यह ताज़ा और मीठा जल ही पेयजल है, यानी पीने के लायक जल है। जल की आवश्यकता पूर्ति करने के उद्देश्य से ही मनुष्य प्रारंभ से नदियों के किनारे निवास करता आया है, ठीक है। मनुष्य नदी किनारे क्यों रहा? क्योंकि उसको पानी पीने के लिए पानी मिल जाता था आसानी से। आज भी गंगा नदी के किनारे हमारे देश की 1/3 जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही जल की आवश्यकता पीने की पानी तक सीमित न रह करके अनेक कार्यों में होने लगी। इस तरह अब जल का उपयोग पीने के घरेलू कार्यों, खेतों की सिंचाई, उद्योगों, नौका चालन, मनोरंजन आदि विभिन्न कार्यों के लिए होने लगा है। यानी कि बहुत सारे चीज़ों में अब पानी का उपयोग होता है। पृथ्वी की सतह के 70% भाग पर जल फैला है। यह सारा जल तरल रूप में नहीं है। क्या है? तो कुछ बर्फ के रूप में भी है, कुछ वाष्प के रूप में वायुमंडल में है, मिट्टी में भी जल है। जल का अधिकांश भाग सागर में है जो पीने के योग्य नहीं है क्योंकि वो खारा है। जल की पूरी मात्रा में से ताज़ा या पेयजल का अंश बहुत कम है, केवल 2.8%, जिसमें 2.2% पृथ्वी की सतह पर है और शेष
0.6% पृथ्वी के भीतर, यानी जिसको हम लोग भूमिगत जल के रूप में कहते हैं। तो 2.8 में 2.2% कहाँ है? पृथ्वी की सतह पर है, ठीक है। और बाकी कहाँ? 0.6 पृथ्वी के भीतर, यानी इसी को हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी की सतह पर जितना जल है उसमें 2.1% जल ग्लेशियर है, यानी कि ये बर्फ बन के बैठा है, यानी हम लोग इसको पी भी नहीं सकते हैं अभी। हिम टोपी में है, केवल 0.01% झील और नदियों में है, ठीक है। यानी कि समझिए, एक तो हमारा 2.8% जल है, जिसमें 0.6% भूमिगत नीचे, अब बचा 2.6%, 2.2%। 2.2 में 2.1% तो हमारा बर्फ बना है, ठीक है, जो कि पीने लायक नहीं है। और मात्र 0.10% यही हम लोग नदी और झील में है, ठीक है। हम लोग पीते कहाँ है? भूमिगत वाला। पृथ्वी के नीचे 0.6% जल है, उसमें से केवल 0.25% निकाल कर ऊपर लाया जा सकता है, सब नहीं ला सकते हैं। यानी कि 60 में से 25 ही हम लोग ला सकते हैं ऊपर में। अब सोचे कि जल की अनंत राशि होते हुए भी मनुष्य के उपयोग के लिए जो जल उपलब्ध है उसकी मात्रा सीमित है, ज़्यादा नहीं है। और ज़रा यह भी सोचिए कि अगर यह जल दूषित हो जाए तो हमारे के लिए सारे कार्य क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। इतना भाग जल समुद्र में है और इतना छोटा सा भाग भूमिगत है और बाकी इतना भाग बर्फ बन बैठा है। और इतना जो बड़ा सा हिस्सा है इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये वाला हिस्सा है जिसको यूज नहीं कर सकते, बस यूज कौन कर रहे हैं? भूमिगत में भी, वो भी कितना %? 0.25% सिर्फ ऊपर लाएंगे। जल में आवश्यकता से अधिक खनिज पदार्थ हैं, लवण हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं, जो कल कारखानों से निकले कचरे, मलमूत्र, कूड़ा करकट इत्यादि के मिल जाने से जल लाभदायक गुण नष्ट हो जाते हैं। जल के लाभदायक गुण क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, यानी अब वो पीने लायक पानी नहीं रह पाता। ऐसा जल प्रदूषित जल कहलाता है। ऐसे जल में जलीय जीव नष्ट होते हैं और जल प्रदूषण का मुख्य कारण मनुष्य का क्रियाकलाप ही है। जैसे देखिए, क्रियाकलाप नंबर 6, अगर आपके गांव या शहर में नदी या तालाब हों तो वहाँ जाइए और देखिए कौन कौन से पदार्थ इसमें छोड़े जाते हैं, इनकी सूची बनाइए। बहुत सारे चीज़ छोड़े जाते हैं बाबू। 1 मिनट, ठीक है। देखिए, जैविक प्रदूषण क्या होता है? जैविक मतलब कि जो हम लोग क्या करते हैं ना, कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जो मार उड़ जाता है कोई चीज़ तो उसको फेंक देते हैं, उसको से क्या होता है? जैविक प्रदूषण होता है। यद्यपि नदी जल के प्रदूषण में उद्योगों का सबसे अधिक भागीदारी है, किंतु नदियों में मलमूत्र बहाने तथा पशुओं को स्नान कराने आदियों से भी जल क्या होते हैं? प्रदूषित हो जाते हैं। गंगा को पवित्र मानकर इसमें लाशें बहाने या अस्थियां विसर्जन करने, नदी किनारे शौच जाने, ये सब से भी क्या होता है? प्रदूषण बढ़ा है। अकेले गंगा नदी में अकेले अनेक शहरों का मल जल बहाया जाता है, ठीक है। जो भी शहर गंगा नदी के किनारे होगा वो भी क्या होते हैं? जल को प्रदूषण में पार्टिसिपेट करते हैं अकेले, ठीक है। क्या इनकी कोई पहचान है? बहुत सारे पहचान होंगे भाई। मल के जीवाणु आसानी से पहचाने जा सकते हैं, अतः ये प्रदूषण के उत्तम सूचक हैं। ये जीवाणु है एस्चेरिचिया कोलाई, कोलीफॉर्म तथा मल स्ट्रेप्टोकोकाइन। जल में इनकी उपस्थिति से पेट की बीमारी जैसे हैजा, पेचिस, ये सब हो जाते हैं, जो मल वाला जो जल हम लोग पीते हैं उसके सहारे। सामान्यतः विलयित ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन कहाँ रहते हैं? सब पानी में रहते हैं। तथा मल के कोलीफॉर्म सूक्ष्म जीवों की संख्या को जल प्रदूषण के मानदंड बनाया गया है कि अगर हमारा जो नेसेंट ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर कमते जा रहा है तो समझिए कि जल में प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये बातें सोचनी है। क्या होता है रासायनिक प्रदूषण? रासायनिक से कैसे प्रदूषण होते हैं अब वो समझिए। कहता है जल एक अच्छा घोलक है, यानी कि जो अच्छा सॉल्वेंट है। कई प्रकार के धात्विक पदार्थों जैसे सीसा, मरकरी, कैडमियम आदि नदियों, झीलों एवं तटीय सागर के जलों को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। जल में उपस्थित सीसा तथा मरकरिक एंजाइम
अभिक्रिया कर एंजाइम के कार्य क्षमता को कम करते हैं, जिससे कई बीमारियां हो जाती हैं। शीशा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र में दिमाग को। कैडमियम से इटाई तथा मरकरी से मिनीमाटा रोग होता है। कैडमियम से इटाई और मरकरी से मिनीमाटा रोग होता है। जल का प्रदूषण कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होता है। जो प्रदूषण जो होता है, जल प्रदूषण, वो रासायनिक उर्वरकों से होता है। वर्षा जल इन रसायनों को अपने में घुलाकर समीप के स्थित झीलों, तालाबों और नदियों में पहुंचा देता है और जल को प्रदूषित कर देते हैं। रासायनिक उर्वरकों में मुख्य रूप से यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि का प्रयोग होता है और जल में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा बढ़ने से जल में शैवाल यानी अलगी में वृद्धि होती है। इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन कहते हैं। शैवाल बैक्टीरिया द्वारा सड़ता है। शैवाल किसके द्वारा सड़ता है? जो शैवाल सड़ जाता है ना, बैक्टीरिया द्वारा सड़ जाता है। इस सड़न प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग होता है। जो सड़ता है ना, तो सड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। वो ऑक्सीजन कौन यूज कर लेता है? वो सड़ाने के लिए। तो जो बताइए, जो घुला हुआ ऑक्सीजन को जो जलीय जीव होते हैं सांस लेते हैं, और वही अगर ख़त्म होने लगे तो जलीय जीव क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। जिससे जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाते हैं और जल में ऑक्सीजन की मात्रा घटने से जीव जंतुओं को मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जल बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? दूषित हो जाते हैं। अब ये मर जाएंगे तो उसी में न रहेंगे, वो और दूषित होने लगेंगे। तो नदी के जल के प्रदूषण की पहचान कीजिएगा और नदी के शुद्धिकरण, तालाब के शुद्धिकरण के लिए आपस में आप लोग क्या कीजिएगा? चर्चा कीजिएगा। अब जल का शुद्धिकरण कैसे करेंगे? देखिए, कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि पानी पीने से लोग बीमार हो गए। ऐसा नहीं कि वह जल गंदा था, यह गंध वाला था। ठीक है, वह जल देखने में स्वच्छ था तथा उसमें कोई गंध भी नहीं था, परंतु फिर भी लोग बीमार हो गए। कैसे? क्योंकि उसमें धातु वगैरह कोई चीज़ उसमें घुले हुए होंगे। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो जल स्वच्छ था, गंधहीन था, उसमें सूक्ष्म हो सकते हैं, अतः वह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है। इस तरह से जल को उबालकर स्वच्छ कर सकते हैं। जल को क्या करेंगे? उबालकर स्वच्छ कर लेंगे। उसे फिल्टर करके भी पी सकते हैं, जो हम लोग अब क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन पानी मंगवाते हैं 20 रुपये। उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। आप ब्लीचिंग पाउडर डालकर जल के पीने लायक भी बना सकते हैं, जो क्लोरिनेशन कहलाता है। परंतु ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण भी एक निश्चित मात्रा में ही मिलानी चाहिए। ज़्यादा मिलाएंगे तो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। अब जल प्रदूषण के कुछ दुष्प्रभाव हैं जिसको हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। जैसे जल प्रदूषक में अनेक बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, पीलिया यानी जॉन्डिस, अतिसार इत्यादि। जल प्रदूषण जल पीने से पशुओं में भी बीमारी फैलती है। जल प्रदूषण के कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जंतु मरने लगते हैं। पेड़ पौधे पर भी प्रदूषित जल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनकी वृद्धि रुक जाती है। प्रदूषित जल से खेतों में लगी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। प्रदूषित जल से सिंचाई करके उगाई गई फसल जो हम उगाई करते हैं ना, वो भी प्रदूषित हो जाती है। इन फसलों और फलों एवं सब्जियों को खाने से स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको एक बनाना है कि कहाँ से जल मिला, स्रोत क्या है उसके, और जल प्रदूषक क्या क्या उसमें क्या क्या मिला जिसके कारण से जल प्रदूषण हो गया और उसके से क्या प्रभाव हो गया, ये आपको बनाने हैं, लिखने हैं। अब कैसे हम लोग जल प्रदूषण को रोक सकते हैं, अब इसको देखिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? ऐसा जन जागरूकता अभियान चलाया जाए जिससे कि गांव एवं शहरों की नालियों के गंदे जल को तालाबों नदियों में न गिरने दें। ऐसे जल को शुद्ध करने के बाद ही तालाबों या नदियों में जाने दें। यानी कि जो नाली का पानी है पहले उसको फिल्ट्रेशन किया जाए, उसमें शुद्धिकरण कोई मिलाया जाए और तब जा कर के उस पानी को नदी या तालाबों में भेजा जाए। खाद्य पदार्थों के कचरों
कागज़ के टुकड़े, प्लास्टिक के थैले एवं उससे बनी चीज़ें सड़कें, कूड़े करकट, तालाबों या नदियों में नहीं फेंकनी चाहिए, जो कचरा वगैरह है। इन नदी और तालाबों के नज़दीक मल मूत्र नहीं त्यागनी चाहिए, यानी कि जो शौच वगैरह नहीं करनी चाहिए तालाबों के नज़दीक में। झीलों या नदियों के जल से शुद्ध करने के लिए शैवालों का प्रयोग करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि सब नदी का पानी सब शुद्ध हो जाए तो हमको क्या भी उसमें करना चाहिए, शैवाल लगा देना चाहिए। समुद्र के जल परमाणु विस्फोट से सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, जो परमाणु विस्फोट को लोग क्या करते हैं, पानी में ही विस्फोट करना शुरू कर दिए हैं लोग, ये सब नहीं करने चाहिए। कीटनाशकों का समुचित प्रयोग करना पड़ेगा ताकि अत्यधिक कीटनाशक नदी या तालाब में ना बह जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त हो जाती है। टोटल हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट किए और ये बहुत बड़ी चैप्टर को ख़त्म किया। नए शब्द में वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायु प्रदूषण को एयर पोल्यूशन कहते हैं, हानि रहित को नॉन टॉक्सिक कहते हैं, संक्षारित को कहते हैं कोरोडेड कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि टूट रहा है, धीरे धीरे कोड़ रहा है। पौधा घर प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC गैस कहते हैं। हमने क्या सीखा, तो वायु प्रदूषक ऐसे पदार्थ हैं जो वायु और जल दोनों को संदूषित करते हैं। वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण ऐसा संदूषण है जिससे सजीव और निर्जीव दोनों पर ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। वाहित मल, कृषि रसायन तथा औद्योगिक अपशिष्ट कुछ जल के भी प्रदूषण हैं। आपको क्वेश्चन बनाने हैं, प्रदूषण क्या होते हैं, क्या स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने लायक होते हैं? ऐसा नहीं है, उसमें ज़रूर कोई चीज़ मिले हुए रहते हैं, जिसे अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले पढ़ा। इस पर आपको टिप्पणी करना, आपको इसको बताना इसके बारे में। क्या आपके आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है? तो अभी के डेट में नहीं हो रही है, इस पर प्रकाश डालिए, मतलब आप इसके बारे में लिखिए। शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में भी आप लोग से पूछी जा रही है। अम्ल वर्षा कैसे होती है, इसके पूरे आपको चक्र बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है? कौन है जो पौधा घर गैस नहीं है? आपको कौन नहीं है? मीथेन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ताजमहल की सुंदरता को ग्रहण लग गया, ऐसा क्यों? क्योंकि अम्ल वर्षा हुआ था। इस पर आपके बारे में आपको ही बताना है इसके बारे में। ठीक है, जल की उपयोगिता को बताइए और इसको शुद्धिकरण कैसे किए जाएंगे। यदि हम प्रदूषित जल पिए तो क्या क्या होंगी? हैजा लगा सब बीमारी हो जाएंगी। आपको सही और गलत को पहचान करना है। संसार की 25% जनसंख्या निराद पेयजल नहीं मिलता है। सही बात है, पीने लायक जल नहीं मिलता है। गर्म जल 25% नहीं, मानिए कि अधिकतर को गर्म जल भी एक प्रदूषक जल होता है। बताइए सही है गलत? नहीं, ये सही जल होता है। जुलाई माह में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। सही बात, मनाए जाते हैं ताकि क्यों? क्योंकि इस टाइम मानसून आ जाते हैं। अम्लीय वर्ष खेतों को मिट्टी को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि अब जब अम्लीय मिट्टी हो जाते हैं तो उसमें हम लोग चूना का पानी मिला करके उसको फिर ठीक करना पड़ता है। वायु प्रदूषण के रोकने के उपाय बताइए। आपके अगली क्वेश्चन, रेखांकित चित्र द्वारा पौधे घर प्रभाव को दर्शाइएगा। जैसे ऐसे करके नहीं था शीशा वाला। कनिकाओं द्वारा होने वाले प्रदूषण की जांच कीजिएगा। भोपाल गैस कांड क्या था, कब हुई थी? 1984 में। ये वाला याद रखिएगा, आपको बताना है। पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, ऐसा क्यों? इस पर बताइए। उपयुक्त को मिलान कीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, क्लोरीन क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड क्या था, धूल कणिकाएँ क्या थी, ये सब के बारे में आपको पता करना है। और इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन बना करके आप जरूर भेजिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग शुरुआती से चलेंगे लेसन 1 से रिवीजन के लिए। ये लास्ट टॉपिक था। ठीक है, चलिए।